रहे हैं नेशन व्यू बीनाज त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके, हम हाजिर हैं देश और दुनिया की हर उस खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। खबरों के हर पक्ष और पहलू को आपके सम्मुख रखेंगे ताकि आप खबर पर जब अपनी राय बनाएं वो सटीक और निष्पक्ष हो। पुराने नोटों पर मोदी सरकार नई पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट ने दरअसल एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। हालांकि ऑर्डिनेंस को राष्ट्रपति की मोहर का भी इंतजार है। तो अगर यह अध्यादेश राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है और कानून का शक्ल लेता है तो फिर क्या कुछ नई पाबंदियां होंगी, आइए देखते हैं सबसे पहले इस रिपोर्ट में। 10,000 से ज्यादा के पुराने नोट रखने पर पाबंदी की तैयारी में है सरकार। इन हरे लाल नोटों से मोहब्बत अब भारी पड़ सकती है। सरकार पुराने नोटों की सीमा तय कर सकती है और इसके लिए कैबिनेट ने अध्यादेश पर मुहर लगा दी है। हालांकि अध्यादेश को अभी राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। बताया जा रहा है कि अध्यादेश में 500 या 1000 के सिर्फ 10 नोट रखने की छूट होगी। 10 नोट से ज्यादा रखने पर जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। जुर्माना कितना होगा फिलहाल तय नहीं। कल तक ये भी चर्चा थी कि सरकार इसके लिए 4 साल जेल का प्रावधान रख सकती है। हालांकि अध्यादेश में यह प्रावधान शामिल है या नहीं, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। पहले सरकार ने 31 मार्च तक पुराने नोट बदलने की छूट दी थी। कहा जा रहा है कि अध्यादेश 31 मार्च के बाद ही लागू होगा। सरकार ने लोगों को एक समय दिया, उस समय के अंदर अंदर जो है लोगों को अपना पैसा जमा करके और उसमें जो है वो निश्चित तौर से उन्होंने कह दिया कि भाई आपको ये पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी दे देनी चाहिए। सूत्रों की माने तो सरकार को लगता है कि इससे काली कमाई के कुबेरों की दिक्कत बढ़ जाएगी और जिनके पास बड़ी तादाद में पुराने नोट हैं वो इसे जाहिर कर देंगे। लेकिन विपक्ष को लगता है कि सरकार जिस तरह से बार बार नियम बदल रही है वो उसकी साख पर सवाल खड़े करेगा कि लोगों को अपनी कमाई का पैसा अपने खाते में जमा करवाने का संपूर्ण अधिकार मिले। क्या मोदी जी की जबान की अब कोई कीमत नहीं रही? क्या हर रोज जबान बदलना कपड़े बदलनों की तरह मोदी जी के चरित्र का हिस्सा बन गई है? देश ये जानना चाहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता अगर उठ जाएगी तो देश विश्वास किस पर करेगा? सरकार ने 15.4 लाख करोड़ की करेंसी को बंद किया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करीब 14 लाख करोड़ बैंक में जमा किए जा चुके हैं। खबरें तो ये भी हैं कि सरकार को नोटबंदी से करीब 3 लाख करोड़ की काली कमाई उजागर होने की उम्मीद थी, लेकिन बैंकों में जमा पैसों से साफ है कि सरकार की उम्मीदों में पलीता लग चुका है। अब या तो काली कमाई के कुबेरों ने अपने पैसे को छिपा लिया है या फिर काले धन का आकलन गलत था। ऐसे में कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो नोट 31 मार्च के बाद खुद ब खुद रद्दी हो जाने थे उन पर नए नियम की क्या जरूरत थी। जानकारों के मुताबिक 500 और 1000 के पुराने नोटों की वैधता को पूरी तरह खत्म करने के लिए सरकार के लिए आरबीआई एक्ट में बदलाव करना जरूरी था और इसीलिए सरकार अध्यादेश का सहारा ले रही है। 31 मार्च 2017 ये वो आखिरी तारीख है जब आरबीआई में भी कोई भी नोट एक्सचेंज नहीं किया जा सकेगा। लेकिन सरकार की तरफ से लाया गया ऑर्डिनेंस ये साफ जाहिर करता है कि सरकार काले धन को किसी भी तरीके से बाहर लाना चाहती है, इसलिए पेनल्टी का क्लॉज लगाया गया है। देखना यह है कि आने वाले समय में इससे सरकार को कितना फायदा पहुंचता है। वीडियो जर्नलिस्ट अली शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इस सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो नोट खुद ब खुद कागज हो जाने थे, रद्दी बन जाने थे, उनको लेकर आखिर सरकार को इतना सख्त ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दरअसल जानकारों की माने तो सरकार को लगता है कि अगर नोट बैंक में जमा हो जाते तो सरकार उस पर पेनल्टी वसूल कर सकती थी। इसलिए वो ऐसे लोगों पर सख्ती दिखाना चाहती है जिन्होंने अपनी काली कमाई को अब भी छिपा रखा है। एक तर्क तो ये हो सकता है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे आम आदमी को भी घबराने की जरूरत है? 500 और 1000 के 10 से कम नोट पर आपको कोई चिंता की बात नहीं है। जानकारों की माने तो ज्यादातर लोगों ने पुराने नोट जमा करा दिए हैं और जिनके पास थोड़े बहुत बचे हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। इसका मकसद जो है वो सिर्फ काली कमाई के लोगों पर एक और कोशिश है उन पर पेनल्टी लगाने का। काली कमाई का पता चलेगा, ऐसा भी एक सवाल है। जानकारों की माने तो जिनके पास बड़ी तादाद में पुराने नोट हैं वो इसे जाहिर करेंगे और आरबीआई में जमा करेंगे। इससे सरकार को काली कमाई का पता चल सकेगा, उसके बाद उनसे बाकी पूछताछ कर सकती है। लेकिन इस सिक्के का एक और पहलू भी है कि अगर 90% पुराने नोट बैंक में जमा हो चुके हैं तो फिर सरकार किस काली कमाई पर नजर डाल रही है? और जिनके पास हैं और अगर उन्हें डर है कि उनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, उनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस बन सकता है, तो फिर उन नोटों को वो डिस्पोज ऑफ कर देंगे
बनस्पत इसके कि जाके आरबीआई में जमा कराएं। चलिए, तो सरकार का अध्यादेश क्या होगा, कैसा होगा, राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाएंगे, इस पर स्थिति साफ अभी आने वाले दिनों में होंगी। लेकिन आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास नोट बड़ी संख्या में नहीं बचे हैं और आपके पास अभी भी 31 मार्च तक का वक्त है। नोटबंदी पर जितनी जंग कैश के लिए हो, उतनी सियासत के अखाड़े में लगातार होती रही। जनता के नाम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को घेरने में जुटे रहे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कभी स्कैम का दावा करते रहे तो कभी बयानों से भूचाल ला देने की बात की। लेकिन अब मानो राहुल को ये समझ आ गया है कि मर्म जनता है तो बात भी जनता की करनी होगी। शायद इसलिए राहुल अब पूछ रहे हैं कि आखिर नोटबंदी से कितना काला धन वाकई बाहर आया। उन्हें बताना है कि काला धन कितना आया। चोरों की मदद आप कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको जानकारी है। किन एक्सपर्ट से उन्होंने राय ली, उनके हमें नाम बता दें। कुछ वार है, कुछ पलटवार है। सियासत की गलियों में बस नोटबंदी पर हाहाकार है। कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है और बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। हंगामे के बीच दोनों ओर से सवालों की बौछार है। राहुल ने पूछा, 8 नवंबर के बाद कितना काला धन निकला है, देश को कितना आर्थिक घाटा हुआ है, सरकार बताए कितने लोग बेरोजगार हुए, नोटबंदी के कारण कितने लोगों की मौत हुई, क्या सरकार ने उन्हें कोई मुआवजा दिया, फैसला लेने से पहले किन एक्सपर्ट से राय ली गई, उनके नाम भी बताए। 8 नवंबर से 2 महीने पहले 25 लाख रुपए से ज्यादा बैंक में जमा कराने वालों की लिस्ट देश को दी। प्रधानमंत्री जी को देश को बताना है कि इन्होंने ये जो हमारे लोगों को चोट मारी है, ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, आर्थिक इंडिपेंडेंस है, उन्होंने छीना है, इसका कारण क्या था। काले धन की बात की थी, उन्हें बताना है कि काला धन कितना आया। राहुल के पास चंद सवाल हैं और चंद मांगे, तो दूसरी ओर बीजेपी के पास भी सवालों की कमी नहीं। बीजेपी ने पलटवार किया कि चॉपर स्कैम में मोटा माल किसने खाया। आरोप लगाए कि कांग्रेस शासन में 2.5 लाख से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की। 2012 में कांग्रेस ने काले धन पर एसआईटी क्यों नहीं बनाई और 2012 में विजय माल्या को बेल आउट पैकेज क्यों दिया गया। चोरों की मदद आप कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको जानकारी है कि जिन मुल्कों के साथ जो ट्रीटी है, अगर पूरी इन्वेस्टिगेशन से पहले ही उन गलत लोगों के जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है, अगर उनकी सूची सार्वजनिक होती है तो वो विदेशी बैंक भारत के साथ सहयोग नहीं करेंगे। तो आप यहां भी उनको बचाना चाहते हैं। नोटबंदी के दर्द पर जनता की आह ज्यादा नहीं निकली तो शायद इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लोगों को काले धन पर लगाम लगने की उम्मीद है। इसलिए राहुल के सवाल बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकते हैं, क्योंकि ये तो देश भी जानना चाहेगा कि आखिर नोटबंदी से लूटबंदी हुई क्या। नोटबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई में जुटी हुई है। राहुल गांधी ने आज केंद्र सरकार से 5 सवाल तो पूछे, लेकिन इस 5 सवालों के बाद कांग्रेस की अगली रणनीति यह है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव-गांव जाए और इन 5 सवालों की बात करके केंद्र सरकार से ये मांग करे कि आखिर इतना बड़ा फैसला कैसे केंद्र सरकार ने ले लिया। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित्रो घोष के साथ मोहित राज दुबे, दूरदर्शन, दिल्ली। तो एक और सरकार काले धन पर नकेल कसने के लिए रोज नियम कायदे ला रही है, वहीं दूसरी ओर रोज नए और पुराने नोटों का जखीरा पकड़ा जा रहा है। जगह जगह नोट के नटवर लाल फेक करेंसी के खेल में कैसे लगे हुए हैं, देखिए। नोटबंदी के बाद काले धन पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। सरकार रोजाना नए नए नियमों के जरिए काला धन रखने वालों के खिलाफ नकेल कस रही है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों से नई और पुरानी करेंसी बरामद की जा रही है। मुंबई से लेकर भटिंडा तक कहीं नई करेंसी पकड़ी गई तो कहीं विदेशी करेंसी का जाल बेनकाब हुआ। कर्नाटक के मांड्या में 52 लाख से ज्यादा नई करेंसी जब्त की गई। पुलिस ने नोटों की जालसाजी कर रहे 14 आरोपियों को धर दबोचा। ये गैंग कमीशन लेकर पुराने नोटों के बदले नई करेंसी देने का जाल बुन रहा था। अब आयकर विभाग इस मामले में पूछताछ कर रहा है। वहीं मुंबई एयरपोर्ट से करीब 44 लाख की विदेशी करेंसी जब्त की गई। विदेशी करेंसी के साथ मुंबई से हैदराबाद रवाना हो रहे 3 लोगों को पुलिस ने दबोच लिया। तीनों आरोपियों पर फेमा के तहत कार्रवाई की गई। भटिंडा में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 6,000 रुपए के जाली नोट जब्त किए गए। पुलिस ने प्रिंटर की भी बरामदगी की है। पुलिस ये जांच कर रही है कि इन नेटवर्क के तार
कहां तक फैले हैं। ਸਮੇਤ ਆਰਪੀਐਫ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਖਬਰ ਖਾਸ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2 ਲੜਕੇ ਜੋ ਕਿ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ 1600 ਰੁਪਏ ਦੇ जाली करेंसी नोट बरामद हुए। उधर नासिक में आईटी और ईडी की छापेमारी के दौरान पंडितों से लाखों रुपए की नकदी और बड़ी तादाद में स्वर्ण सर्प बरामद हुए हैं। यहाँ तो ओमकेश्वर मंदिर में लोग काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए पूजा पाठ करने आते हैं। जन्म कुंडली से काल सर्प दोष खत्म करने के लिए सोने का सांप दान किया जाता है, जो अब छापेमारी में पकड़ा गया है। टीम न्यूज नेशन। यूपी के चुनावी मिशन में समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया। लखनऊ से पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने 325 उम्मीदवारों को टिकट थमा दिया। बड़ी बात यह रही कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताजी के साथ सीएम अखिलेश यादव तो मौजूद नहीं थे, लेकिन शिवपाल यादव नेताजी के साथ नजर आए। इसका असर पार्टी की पहली लिस्ट में भी दिखा। अखिलेश ने जिन 8 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से आउट किया था, उन सभी को तो टिकट मिल गया, जबकि अखिलेश के कई करीबी नेताओं को वेटिंग कोटे में डाल दिया गया है। लिस्ट के ऐलान के बाद सीएम अखिलेश ने फिर कहा कि वो लिस्ट के बारे में नेताजी से दोबारा बात करेंगे। आज कुल 30 से 25 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं, जिसमें 178 सीटें 176 सीटें वो हैं जहां पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और 149 वो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक वर्तमान में नहीं हैं। शेष 78 सीटें पर विचार विमर्श करने के बाद शीघ्र ही प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे, वो भी सूचना आपको दे देंगे। आगे बात करते हैं। बात में पीठ पर घात, ये पाकिस्तान की फितरत है और जिससे हर कोई वाकिफ है, और इस बार निशाना बना है भरोसा बहाली के लिए शुरू किया गया कारोबार। जम्मू कश्मीर और पीओके के लोगों को करीब लाने के लिए जो कारोबार शुरू किया गया था, पाकिस्तान ने उसे भी आतंक फैलाने का मोहरा बना लिया है। एनआईए को जो सबूत मिल रहे हैं, उनमें से पता चला है कि पिछले कई सालों से कारोबार के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाववाद की फंडिंग की जा रही थी। भरोसे पर पाकिस्तान का वार, कारोबार को बनाया आतंक की फंडिंग का हथियार। 3 के 27 बक्सों से खुले राज। जम्मू कश्मीर में आतंक की आग को भड़काने के नापाक सबूत एनआईए के हाथ लगे हैं। बताया जा रहा है कि जो कारोबार पीओके और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच राबता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, पाकिस्तान ने उसे भी आतंक का मोहरा बना दिया। सूत्रों की माने तो बादाम, केले, शॉल और एम्ब्रॉयडरी के बढ़े हुए बिल दिखाकर पाकिस्तान कमाई कर रहा था, जिसका इस्तेमाल आतंक की फंडिंग में किया जा रहा था। 2008 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के मुताबिक चकंदबाग और सलामाबाद से दोनों मुल्क बार्टर सिस्टम के जरिए कारोबार करने पर सहमत हुए। इस सौदे की शर्त थी कि इसमें किसी तीसरे मुल्क के सामान का कारोबार नहीं होगा, लेकिन इस तरह के इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिले कि पाकिस्तान दूसरे देशों से सस्ते सामान खरीदकर उसे हिंदुस्तान भेज रहा था। एनआईए ने 16 दिसंबर को इसकी एफआईआर दर्ज की और फिर एनआईए ने जब सलामाबाद और चकंदबाग की ट्रेडिंग कंपनियों के दस्तावेज इकट्ठे किए तो पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आने लगा। ये कई सालों से हो रहा है, लेकिन अभी लोकल ट्रेडर्स ने इसके ऊपर आपत्ति जताई, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन पे एनआईए को पता लगा है और अभी एफआईआर फाइल हुआ है। ये तमाम टेरर फंडिंग जो है हमारे देश के लिए खतरा है, खास करके जम्मू कश्मीर में। जांच की सुइयां इस काले कारोबार में ट्रेडिंग के कई अधिकारी और कुछ नेताओं की ओर भी इशारा कर रही हैं। फिलहाल एनआईए इकट्ठा किए गए दस्तावेजों की पूरी पड़ताल कर रही है, जिसके बाद आतंक की संजीवनी पर नकेल कसी जा सकेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के आर पार कारोबार विश्वास बहाली के कदम के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन इसके जरिए भी पाकिस्तान विश्वासघात करने से नहीं चूक रहा। जांच एजेंसियों की माने तो अभी तक तकरीबन 400 करोड़ रुपए आतंकी तंजीमों तक पहुंच चुके हैं, जिनका इस्तेमाल घाटी के अंदर आतंकी गतिविधियों के लिए हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन। और एक बार फिर 38 दिनों के अंदर अंदर भारतीय रेल हादसे का शिकार हो गई। सवाल रेल महकमे पर उठने लाजमी थे।
कानपुर के पास सुरूरा में अजमेर सियालदा एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और हमेशा की तरह से इस बार भी रेलवे प्रशासन ने जांच की बात कर दी, मुआवजे का ऐलान कर दिया। ये रस्म अदायगी तो हो गई, लेकिन सवाल यह है कि बुलेट ट्रेन का सपना दिखाने वाले 38 दिन में 2-2 हादसे करते हैं, वो भी लगभग उसी ट्रैक पर। तकरीबन 1.5 महीने पहले कानपुर के पास पुखराया में बड़ा रेल हादसा हुआ था, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अभी उस हादसे के जख्म भरे भी नहीं थे कि कानपुर में दूसरा दर्दनाक हादसा हो गया। कानपुर के पास रूरा में अजमेर सियालदा एक्सप्रेस डीरेल हो गई। बुधवार सुबह तकरीबन 5:30 बजे इस ट्रेन की 15 बोगियां पटरी से उतर गईं। मुसाफिरों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन के 2 डिब्बे नहर में गिर गए और कई डिब्बों के पहिए टूटकर अलग हो गए। अजमेर सियालदा एक्सप्रेस जो अजमेर की तरफ जा रही थी 2987 गाड़ी पटरी से उतर गई है। इसको दिखाना चाहेंगे। रूरा स्टेशन से जैसे ही ये गाड़ी आगे बढ़ी है, डिरेलमेंट हुआ है। हादसे की जानकारी मिलने पर रेलवे पुलिस और जिला प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। घायलों को डिब्बों से बाहर निकालने में स्थानीय लोगों ने भी मदद की। स्पीड थोड़ी पकड़ी ही थी कि थोड़ी देर बाद बहुत जोर से आवाज आई और बहुत जोर से लोग गिरने लगे, चीख पुकार की आवाज आने लगी बहुत जोर से। हादसे के बाद कानपुर और टुंडला से मेडिकल टीमें भेजी गईं। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए कानपुर भेजने का इंतजाम किया गया। वहीं रेल मंत्रालय ने हादसे की जांच की बात कही है। अगर रेलमेंट किसी भी कारण से हो सकता है, उसमें ट्रैक का कोई प्रॉब्लम हो, रोलिंग स्टॉक का कोई प्रॉब्लम हो, सिग्नल का कोई प्रॉब्लम हो, पॉइंट्स का कोई प्रॉब्लम हो, ह्यूमन एरर कोई हो, कोई भी संभावना हो सकती है, तो जांच के बाद ही पता लगेगी। हादसे की वजह से दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है और कई ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा। यह हादसा किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, अभी पता नहीं चल पाया है। रेल प्रशासन हर बार ऐसे हादसों के बाद जांच की बात कहता है और जिम्मेदारी तय करने का सवाल भी उठाता है। इसके बावजूद रेल हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली से मधुरंत कुमार के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, कानपुर। दरअसल पिछले 3 सालों में 300 से ज्यादा रेल हादसे हो चुके हैं। 600 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो साल 2014-15 में 135 रेल हादसे हुए, तकरीबन 300 लोगों की जान चली गई और तकरीबन 500 लोग इन हादसों में घायल हुए। 2015-16 में 107 हादसे हुए, 120 से ज्यादा लोगों की जान गई और तकरीबन 200 लोग घायल हुए। और मौजूदा साल 2016-17 में अब तक 85 हादसों में 185 लोगों की जान जा चुकी है। हादसों के लिए कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर जिम्मेदार है। आपको बता दें, अनिल काकोदकर कमेटी के मुताबिक पिछले 3 सालों में 50% हादसे रेल की पटरी से उतर जाने की वजह से हुई हैं। इसके लिए ट्रैक में आई खराबी को जिम्मेदार माना जाता है। बावजूद इसके ट्रैकों की मरम्मत और रखरखाव और खास ध्यान नहीं रखा जाता। तो ये थी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर हर पहलू के साथ नेशन व्यू में।